1965 के पाकिस्तान के भारत पर होने वाले हमले के पूर्व चीन ने भारत के ऊपर हमला किया था 1962 में। और जब 1962 का हमला हुआ था हमारे देश के ऊपर, तो वो सबसे दुर्भाग्यशाली विदेशी आक्रमण था हमारे देश के ऊपर, आजादी के पिछले 50 सालों का। उस आक्रमण के लिए मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूं, सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली। तो मैं क्यों कहता हूं ऐसा? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारा ये था 1962 के विदेशी हमले में कि हमारे देश में वीके कृष्ण मेनन जैसे रक्षा मंत्री थे। आप कहेंगे ऐसी कौन सी खास बात है जिनके लिए आप बोलते हैं कि बड़े दुर्भाग्यशाली थे? वीके कृष्ण मेनन थे हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री, लेकिन हमेशा विदेश घूमते रहते थे। उनको हिंदुस्तान रहना कभी अच्छा ही नहीं लगता। अमेरिका अच्छा लगता था उनको, फ्रांस अच्छा लगता था, ब्रिटेन अच्छा लगता था, न्यूयॉर्क उनको हमेशा अच्छा लगता था। उनकी तो मजबूरी थी कि वो भारत में पैदा हो गए। हमेशा उनको भारत कभी अच्छा नहीं लगता, उनको हमेशा विदेश अच्छा लगता। थे रक्षा मंत्री, काम विदेश मंत्री का करते थे। माने जो जवाबदारी उनको दी गई थी वो ही काम नहीं करते थे, बाकी दुनिया भर के फालतू के बहुत सारे काम करते। इस देश में जाना, उस देश में जाना, वहां जाकर कूटनीतिक बात करना, इधर जाके कूटनीतिक, जो रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी थी वो ही छोड़कर बाकी कुछ भी करना। और वो किस तरह के मानसिकता के व्यक्ति थे, कैसे बुद्धि थी उनकी, कैसी बुद्धि चलती थी, उसका एक प्रमाण मैं आपको देता हूं। 1960-61 के आसपास एक बार संसद में बहस हो रही थी, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा अपनी तरफ से। क्या प्रस्ताव रखा? उन्होंने कहा कि देखो जी, पाकिस्तान तो अब हमारा दोस्त हो गया, हमने उनसे समझौता कर लिया 1948 में। अब पाकिस्तान ने बोल दिया है कि वो तो कभी हमला करने वाला नहीं है, दुनिया में आजू बाजू में और कोई हमारा दुश्मन है नहीं, तो हमको ये सेना रखने की क्या जरूरत है, सेना हटा देनी चाहिए। ऐसी उल्टी बुद्धि के आदमी थे वीके कृष्ण में। और कहीं ऐसा नहीं था कि वो किसी साधारण सी बैठक में बोल रहे, लोकसभा में कह रहे थे कि ये सेना हमको हटा देनी चाहिए, इसकी कुछ जरूरत नहीं। फिर किसी सदस्य ने खड़े होकर उनसे पूछा कि आप बताइए वीके कृष्ण मेनन साहब, अगर सेना हटा देंगे तो कभी कुछ जरूरत पड़ गई, अभी आप बोलते हो कि पाकिस्तान तो दोस्त हो गया हमारा, चीन तो हमारा दोस्त पहले से ही है, अभी आप ये भी कहते हो सेना भी हटा दो, मान लो कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? वो कहते थे हिंदुस्तान की पुलिस काफी है, उसी से काम चला लेंगे आप। ये उनका जवाब था लोकसभा। एक दिन उन्होंने क्या किया कि कैबिनेट कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कई मंत्री बैठते हैं। कैबिनेट कमेटी की मीटिंग के सामने उन्होंने एक अजीब प्रस्ताव रख दिया कि देखो, सेना की तो जरूरत नहीं है, तो सेना का खर्च क्यों करें, इसका बजट कम कर दो। तो हिंदुस्तान की सेनाओं के ऊपर होने वाले खर्चे का बजट उन्होंने कम कराया। और बजट ही कम नहीं कराया, एक दिन तो उन्होंने यहां तक बेवकूफी का आदेश भी दिया कि सेनाओं के आयुध निर्माण के लिए, आयुध निर्माण माने गोला बारूद बनाने के, हिंदुस्तान में जो कारखाने चलते हैं उनको बंद कर दो। क्या जरूरत है इसकी? अभी गोला बारूद हमें चाहिए क्यों? जब हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारे ऊपर कोई हमला करने वाला नहीं, तो बंदूक हमें क्यों चाहिए, गोला बारूद हमें क्यों चाहिए, सेना हमें क्यों चाहिए? तो सेना का खर्चा कम कराया। गोला बारूद बनाने के जो कारखाने हिंदुस्तान में चलते थे, वो कारखानों को बंद कराने की बात कही, और करा भी दिया बहुत सारे कारखानों को बंद। कुछ ऐसी विचित्र हालत बन गई थी उस समय हिंदुस्तान की कि जिन स्थानों पर सेनाओं के लिए गोला बारूद बनाने का काम होना चाहिए था, उन स्थानों पर कॉफी के प्याले बनाने का काम, चाय के प्याले बनाने का काम, इस तरह के धंधे शुरू कराए। ऐसी बुद्धि के व्यक्ति थे वीके कृष्ण मेनन। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत दुर्भाग्यशाली समय था हमारा जब 1962 में चीन का आक्रमण हुआ। और उनके इस तरह के जो बयान आते थे, तो चीन को लगा कि ये तो बहुत बेवकूफ आदमी, कहता है सेना को भी हटा लो, सेना का खर्च भी कम कर दो, सेना के लिए जो निर्माण सामग्री बनाने के कारखाने चलते हैं उनको भी बंद करा दो, उनमें कुछ और धंधा कराओ, और दुनिया भर में घूमना, कभी सेनाओं के सामने नहीं जाना, सेनाओं के बीच में नहीं जाना, ये न्यूयॉर्क जाना, अमेरिका जाना, यूरोप घूमना, इस तरह के काम वो करते रहते। तो चीन को मौका मिल गया। और चीन को एक मौका यह भी मिल गया कि चीन को ऐसा लगा कि वीके कृष्ण मेनन तो प्रधानमंत्री के आदमी है, माने पंडित नेहरू के आदमी है, तो उनको लगा कि शायद पंडित नेहरू की भी यही मान्यता होगी, इसलिए तो उन्होंने रक्षा मंत्री बना के बिठाया उनको।
और वीके कृष्ण मेनन को पंडित जी ने रक्षा मंत्री क्यों बनाया था? उनकी व्यक्तिगत दोस्ती थी उनसे, अन्यथा वीके कृष्ण मेनन कोई मास लीडर नहीं थे इस देश में। जनता में उनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव हो ऐसा कुछ नहीं था वीके कृष्ण मेनन का। फिर भी हिंदुस्तान का रक्षा मंत्री उनको बनाया गया था, तो उनकी पंडित जी के साथ कुछ व्यक्तिगत दोस्ती थी, इसलिए उनको बनाया गया था। और आप अगर उनके कुछ रिकॉर्ड सुने जो भाषण के हैं, तो वो 4 घंटे 5 घंटे भाषण देते थे, लेकिन उसका आप सिर पैर नहीं निकाल सकते वो क्या बोल रहे हैं। वो लंबा भाषण करेंगे, 4 घंटे भी करेंगे, 5 घंटे भी करेंगे, 7 घंटे भी बोल सकते हैं, लेकिन उनके बोले हुए का अर्थ क्या है ये समझने वाला बिल्कुल नहीं समझ सकता। कुछ भी बात कहीं से लाके कहीं की कहीं पे जोड़ दी, कहीं की जोड़, इस तरह का वो चलता रहता था उनका। इस तरह के व्यक्ति थे वीके कृष्ण मेनन। तो 1962 में जब हिंदुस्तान के वो रक्षा मंत्री हुए, या पहले से थे, वो तो गलत बोल गया, हुए पहले से थे, उसी समय चीन को अंदाजा लगा कि भारत तो किसी कमजोर रक्षा मंत्री के कब्जे में है, सेनाओं के खर्चे भी कम हो रहे हैं, आर्मी के लिए उत्पादन करने वाले केंद्र भी बंद हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका है। चीन को ऐसा लगता था कि एक इलाका है हमारे देश का जो दुर्भाग्य से आज हमारे पास नहीं है, चीन उसको ताक में बैठा हुआ था, अक्साई चीन का इलाका। तो 1962 में अचानक से चीन ने भयंकर हमला। चीन के हमले के पहले हमारे देश की परिस्थिति क्या थी, मैंने आपको बताया कि हमारे देश के बॉर्डर पर से आर्मी के कई लोगों को वापस बुला लिया गया था और आर्मी का बजट कट कर दिया गया था। आर्मी के लिए सप्लाई लाइन कमजोर हो चुकी थी। चीन ने हमला किया नॉर्थ ईस्ट में। आज हम जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, आज से 40 साल पहले वो नेफा प्रदेश होता था, नेफा कहलाता था। तो नेफा प्रदेश के इलाके में चीन ने पूरी ताकत से हमला किया, और चूंकि वहां हमारी आर्मी नहीं थी, बॉर्डर करीब करीब खाली पड़े हुए थे, तो चीनी सैनिक दन दनाते हुए घुसते चले गए। और जब चीनी सैनिकों के सामने कोई प्रतिरोध नहीं हुआ भारतीय सैनिकों की तरफ से, तो चीनी सैनिकों ने अपना मनमानी किया। सबसे खराब काम जो उन्होंने किया कि उस नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, नेफा प्रदेश के इलाके में हजारों बहनों के साथ बलात्कार किए चीनी सैनिक। और उस इलाके में जो नौजवान किस्म के लोग होते थे उनको बिल्कुल बुरी तरह से मारा, तोड़ा, काट दिया उनको। अब बेचारे नौजवानों के सामने कोई हथियार नहीं था, वो लड़ते कैसे? नॉर्थ ईस्ट में जो इलाका है, आप में से कोई गए हो तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो जा चुका हूं। वहां तो ऐसे मुश्किल इलाके में लोग अपना जीवन बिताते हैं कि रोज का जीवन चलाने में ही बहुत तकलीफ होती है, ऊपर से कोई विदेशी हमला हो जाए तो उसको रोकने में तो और भी तकलीफ होती है। रोज का जीवन ही उनका एक तरह का आक्रमण जैसा ही होता है। तो वही रोज का जीवन उनके लिए मुश्किल था, ऊपर से चीन का हमला हुआ और इतने ताकतवर तरीके से हुआ, तो वो तो कभी उसके लिए तैयार नहीं थे। तो हजारों नौजवान मारे गए। और चूंकि हमारी आर्मी वहां से हट चुकी थी, तो उन नौजवानों के मन में एक तरह का विद्रोह और एक तरह की घृणा पनपना शुरू हुआ भारत की सरकार के विरोध। और वही घृणा और विद्रोह था जो आज भी वहां पर विद्यमान है। वहां आप जाइए तो कभी वो एक मौलिक सवाल पूछते हैं जिसका हमारे पास भी जवाब नहीं होता। वो कहते हैं, जब 1962 का युद्ध हुआ था तब तुम्हारी भारतीय सेना कहां थी? और वो सही प्रश्न करते हैं, उसका हम में से कोई जवाब नहीं दे पाता। तो वो कहते हैं कि जब हमारे ऊपर परदेशी आक्रमण हुआ और हम संकट में फंसे, तब तुम्हारी सेना ने हमारा साथ नहीं दिया, तब तुम कैसे कहो कि हम भारत में रहें? इसलिए उनके मन में अलगाव की भावना बहुत पैदा हुई उस नेफा के इलाके में। और वो अलगाव की भावना इतनी जबरदस्त हुई है कि वो कहते हैं हम तो अलग बनाएंगे, अपना बोडोलैंड बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो 1962 के उस चीनी हमले का दुष्परिणाम। उस दुष्परिणाम में दो चीजें हुई। एक तो उन क्षेत्रों के रहने वाले निवासियों का भारत की सरकार पर से विश्वास टूट गया, जो सबसे खराब हुआ। मैं उसको सबसे दुर्भाग्यजनक मानता हूं कि किसी देश के इलाके के लोगों का सरकार से विश्वास अगर टूट जाए तो बहुत मुश्किल होती है उस इलाके में। तो उनका एक तो विश्वास टूटा, जो सबसे खराब हुआ वो ये। और दूसरा, उनकी जो तबाही हुई उसको देखकर वो हिल गए एकदम अंदर। हजारों हजारों कटी हुई लाशें आपके सामने पड़ी हो, हजारों हजारों बहनों के साथ बलात्कार हुआ हो और उनको मार दिया गया हो, तब आप उनके दिल में पूछिए कि कैसा दर्द का लावा फैलता। वो हुआ वहां पर। और उसके बाद जो सबसे खतरनाक एक तीसरी चीज हुई उस 1962 के युद्ध में,
चूंकि हमारी सेना की कोई तैयारी नहीं थी, हमारे सैनिकों की कोई तैयारी नहीं थी और हमारे देश में सेना की सप्लाई लाइन भी बहुत कमजोर थी, तो चीन ने पूरी ताकत के साथ 72,000 वर्ग मील इलाका हमारा छीन लिया, जो आज भी चीन के पास है। उसी में अक्साई चीन का इलाका है जो चीन के कब्जे में है। और आप जानते हैं कि उसी 72,000 वर्ग मील के इलाके में हमारे देश का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है कैलाश मानसरोवर, वो भी चीन के कब्जे में है। अभी आप या मैं कभी कैलाश मानसरोवर जाना चाहें तो जा नहीं सकते तब तक जब तक कि चीन की सरकार की हमें रजामंदी ना मिले। चीन की सरकार से वीजा लेना पड़ता है। अपने देश के तीर्थ स्थान में जाने के लिए एक परदेशी सरकार से वीजा लेना पड़ता है। इससे ज्यादा अपमान की बात और क्या हो सकती है हमारे। वो हुआ 1962 में। जब यह युद्ध खत्म हो गया तो कैसे खत्म हुआ उसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। पंडित जी को लगा कि अभी तो सब गया, अभी तो कुछ होने वाला नहीं, तो पंडित नेहरू ने अपनी तरफ से फिर अमेरिका को पत्र लिखा और अमेरिकी राष्ट्रपति को निवेदन किया कि आप किसी तरह से चीन के हमले को रोकिए। तब अमेरिकी राष्ट्रपति को लगा कि अब भारत सरकार हमारे कब्जे में आ सकती है और अब हम इनसे जो कहेंगे वो ये करने को तैयार होंगे। तो भारत सरकार पर कूटनीतिक दबाव बनाना अमेरिकी सरकार ने शुरू किया और उस कूटनीतिक दबाव के साथ अमेरिका ने फिर चीन के साथ बातचीत की और चीन के सैनिकों ने अमेरिकी सरकार को ऐसा बोला कि ठीक है, हम युद्ध विराम करते हैं, लेकिन 72,000 वर्ग मील जमीन जो हमारे कब्जे में है वो आप वापस करने के लिए नहीं करेंगे। तो अमेरिका ने कहा ठीक है, नहीं कहेंगे। तो वो 72,000 वर्ग मील जमीन चीन के कब्जे में ही रही और ऊपर से अमेरिका ने अपनी धौंसपट्टी दिखाते हुए हमारे देश को कहा कि देखो, हमने तुमसे शांति करा दी, हमने तुम्हारा समझौता करा दिया। वो शांति और समझौता हमारे किसी काम का नहीं था। अगर ऐसा समझौता होता कि चीन ने हमारी जो जमीन कब्जे में ली है वो हमको वापस करता और उसके बाद कुछ समझौता होता, शांति वार्ता होती, तो समझ में आता कि ठीक है, अमेरिका ने हमारे लिए कुछ किया। अमेरिका ने कुछ नहीं किया, करने का दिखावा किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ दिखावा किया और युद्ध तो शांत होता ही थोड़े दिन बाद होता। लेकिन वो 72,000 वर्ग मील जमीन जो हमारी चीन के कब्जे में गई, उसको वापस हिंदुस्तान को दिलाने के लिए अमेरिका ने कोई प्रयास नहीं किया। जब पाकिस्तान ने ये सब देखा 1962 के युद्ध में, तब पाकिस्तान को हिम्मत हुई 1965 में हमला करने। और शायद पाकिस्तान की हिम्मत 1965 में एक और बात से बढ़ी, जिसको मैं बहुत दुर्भाग्य की बात मानता हूं, कि जब ये 1962 का युद्ध खत्म हुआ तो हमारी संसद में एक विशेष चर्चा सत्र आयोजित हुआ चीन भारत के युद्ध के बारे में। लोकसभा में एक विशेष बैठक बुलाई गई। उस विशेष बैठक में बहुत सारे सांसदों को अपनी बात कहने का मौका दिया गया। सरकार के सारे नेता बैठे, सरकार के सारे मंत्री बैठे और हमारे देश के बहुत सारे, उस समय तो बहुत विद्वान किस्म के लोग पार्लियामेंट में हुआ करते थे। महावीर त्यागी जैसे लोग पार्लियामेंट में हुआ करते थे, प्रकाशवीर शास्त्री जैसे लोग पार्लियामेंट में हुआ करते थे। तो ऐसे लोग थे पार्लियामेंट में, तो उनकी बात तो सरकार को सुननी ही थी। तो इसके लिए एक विशेष चर्चा सत्र आयोजित हुआ। उस चर्चा सत्र में जो भी वक्ता आए, जिन्होंने भी, सांसदों ने, खासदारों ने भाषण दिया, सबके भाषण में से एक ध्वनि ऐसी निकलती थी कि ये 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी कब वापस आएगी। महावीर त्यागी जी ने जब भाषण अपना दिया, उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट सरकार को पूछ लिया, प्रधानमंत्री से पूछ लिया कि आप लोगों की गलती से ये 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चीन में चली गई। आप लोगों की गलती से माने आप लोग थे जिन्होंने सेना में ढिलाई की, आप लोग थे जिन्होंने सेना की रसद सामग्री उत्पादन करने वाले केंद्र को बंद करा दिया, आप लोग थे जो विदेशों में घूमते थे, सेना की तैयारी पर आपका कोई ध्यान नहीं था, रक्षा मंत्री थे जो रक्षा का काम कम करते थे, विदेश मंत्रालय का काम ज्यादा करते थे। ये आप ही लोगों की ढिलाई थी, आप ही लोगों की गलतियां थी, जिसकी वजह से चीन को मौका मिला और उन्होंने ये सब किया। तो अब आप हमें ये बताइए कि आप 72,000 वर्ग मील जमीन भारत में वापस कब लाने वाले हैं। तो पंडित नेहरू सुनते सुनते परेशान हो गए थे। ये कई लोगों ने प्रश्न पूछा था। तो पंडित नेहरू खड़े होकर कहने लगे कि अरे क्यों उस जमीन की बात करते हो, वो तो बेकार जमीन थी, बंजर जमीन थी, ऊसर जमीन थी, उस पर तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, चली गई तो चली जाने दो, अभी उसके लिए क्या रोना।
चली गई तो चली जाने दो। तो महावीर त्यागी बहुत मुंहफट आदमी थे। मुंहफट से मेरा मतलब एकदम बोलने वाले, जो उनके दिल में आया तुरंत बोलना, वो इंतजार नहीं करते थे। और ऐसा आदमी बहुत सच्चा आदमी होता, जो दिल में आई बात वो सामने बोल देना, आपको खराब लगे या अच्छी लगे। ऐसा आदमी कभी भी धोखा नहीं देता, चरित्र में भी और किसी भी दूसरे स्तर। मन में आई, दिल में आई, तुरंत उन्होंने बोल दिया। तो महावीर त्यागी के दिल में आया और खड़े होकर उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर वो जमीन बेकार थी, ऊसर थी, बंजर थी, उस पर घास का एक तिनका नहीं उगता था, इसलिए आपने उसे चीन को दे दिया, तो आपके सिर पर तो एक भी बाल नहीं उगता, आपकी खोपड़ी तो एकदम सफाचट है, इसको भी काट के चीन को दोगे? पंडित नेहरू को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जवाब आएगा। और उस समय तक परिस्थिति ऐसी ही थी कि पंडित नेहरू के सिर पर बाल नहीं थे, एक भी सिर करीब करीब उनका गंजा हो चुका था। तो खड़े होकर कह दिया शास्त्री जी ने, वो त्यागी जी ने, कि आपके सिर पर तो एक भी बाल नहीं उगता है, तो इसको भी काट के दे दो चीन, क्योंकि उस जमीन पर घास का तिनका नहीं उगता, आपके सिर पर बाल भी नहीं उगता, दोनों बराबर हैं। इस देश का एक प्रधानमंत्री खड़े होकर हिम्मत के साथ अपनी गलती स्वीकार करे संसद में कि हां, हमसे गलती हुई। पहली गलती तो यह कि बी.के. कृष्ण मेनन को रक्षा मंत्री बनाया। दूसरी गलती यह कि सेना की रसद सामग्री बनाने वाले उत्पादन केंद्रों को बंद कराया। तीसरी गलती यह कि सेना का रक्षा खर्च लगातार आपने कम कराया। तो कोई खड़े होकर संसद में ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करे, बजाय उसके पंडित नेहरू ने अपनी गलती को सही साबित करने के लिए एक स्टैंड ले लिया। और क्या स्टैंड ले लिया कि वो जमीन चली गई तो चली जाने दो, उसके लिए क्यों